किसी भी कातिल को अगर परफेक्ट मर्डर करना होता है तो सबसे पहले उसकी यही प्लानिंग होती है कि पुलिस हमारे पास पास भी ना भटक पाए और पुलिस को ये शक भी ना हो कि ये चीज़ हमने करी है, ये हत्या हमने करी है। और इसी चीज़ से बचने के लिए सबसे पहला जो सबसे आसान चीज़ किसी भी कातिल को लगती है वो ये है कि उस कत्ल को हादसे का रूप दे दिया जाए। जैसे कोई एक्सीडेंट, या किसी पहाड़ी से फिसलना है, या किसी छत से या जीने से या करंट लगना, या कोई ऐसा इन्फेक्शन, या सिलो पॉइजन होते हैं। कातिल की सोच यही होती है कि सबको, पुलिस को और पूरे समाज को, परिवार को यही लगेगा कि ये एक हादसा था। उसका फ़ायदा कातिल को ये होता है कि उसकी एफआईआर नहीं होती और उसका पोस्टमार्टम नहीं होता। और जब एफआईआर और पोस्टमार्टम नहीं होगा तो फिर वो उसको पकड़ेगा ही कौन। और उसकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी और एकदम परफेक्ट मर्डर होगा। लेकिन आज की कहानी कुछ ऐसी है कि सब कुछ परफेक्ट होता है हर तरीके से और किसी को जरा भी शक नहीं होता। लेकिन एक तो हमारे देश का या दुनिया का कानून है, और दूसरा एक कुदरत का कानून है। और कुदरत ये चाहती है कि उसको दुनिया में ही सज़ा मिले। और फिर किस तरीके से एक ऐसा सबूत पुलिस के हाथ लगता है, घर वालों के, परिवार वालों के हाथ एक ऐसा सबूत लगता है जिससे करीब 1 साल तक जिसको सबसे ज़्यादा इनोसेंट्स, सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर हमदर्दी थी लोगों की, और उनको पता चलता है कि यही कातिल है। और सबूत भी ऐसा मिलता है जो पुलिस को भी इस बात का यकीन आता है और कोर्ट को भी इस बात का यकीन आता है। और उसके बाद फिर किस तरीके से वो अरेस्ट होते हैं। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आज की कहानी है अपने उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा में एक गांव है और उस गांव में एक परिवार रहता है जिसके परिवार के मुखिया का नाम है सूबेदार बेदार सिंह। और इनके 2 बेटे हैं। एक बेटे की शादी पहले ही हो चुकी है और दूसरे बेटे का वो रिश्ता ढूंढते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब किसी भी तरीके से दूसरे बेटे की शादी कर ली जाए और बिल्कुल बेफिक्र होकर जो सामाजिक कार्य है या घर के जो भी भार हैं वो सब उतर जाएंगे, और जो भी उनके फर्ज हैं सब अदा हो जाएंगे। और उसके बाद आराम से गंगा नहाएंगे और अपनी ज़िंदगी, जो उनकी रिटायरमेंट है, आराम से काटेंगे। इसी बीच उनको एक रिश्ता आता है। लड़की का नाम होता है रचना। सब कुछ ठीक ठाक एक दूसरे की समझ में आता है। और 26 मार्च 2022 को रचना की, जो उनका छोटा बेटा था सूबेदार बेदार सिंह का, उसका नाम था मानवेंद्र। तो मानवेंद्र और रचना की 26 मार्च 2022 को शादी हो जाती है। घर के अंदर जश्न का माहौल है, सब खुश हैं और एक दूसरे को गिफ्ट और बधाइयाँ दे रहे हैं। और धीरे धीरे 15 दिन बड़े खुशी के माहौल में गुजर जाते हैं। यहाँ पर जो बेदार बेदार सिंह थे, उन्होंने घर में गांव के अंदर 2 मकान बनाए थे। उनको लग रहा था जो हमारा पुराना मकान है दादा इलाई, उसके अलावा भी एक बड़ा मकान होना चाहिए। अभी 2 बच्चे हैं, फिर कल को उनके भी बच्चे होंगे और फिर बड़े घर की ज़रूरत पड़ेगी। तो घर के, गांव के बाहर के हिस्से में वो एक बड़ा मकान, एक आलीशान कोठी बनाते हैं और जिसमें चाहते हैं कि अब हम आकर इसमें रहेंगे। लेकिन अभी वो वहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए थे और मानवेंद्र की शादी जल्दी जल्दी में हो जाती है। तो कभी कभी ये परिवार के लोग उस नए मकान में जाकर सो जाते थे, एक पिकनिक के तौर पर, क्योंकि बड़ा मकान था, सारी चीज़ें, सुविधाएं उसके अंदर उपलब्ध थी। तो कुछ लोग उसके अंदर जाकर रात को सो जाते थे कभी कभी। इसी बीच शादी के करीब 15 दिन बाद, क्योंकि 26 मार्च 2022 को शादी हुई थी, और 15 दिन बाद 10 अप्रैल 2022 को यहाँ पर रचना कहती है कि जो हमारा नया घर है आप हमें वो भी दिखाओ। अपने पति मानवेंद्र से बोलती है और मानवेंद्र कहता है कि चलो ठीक है, आज रात हम वहीं पर जाकर सो जाएंगे। और यही चीज़ वो अपने पिता सूबेदार सिंह से कहता है, और सूबेदार सिंह भी कहते हैं कि ठीक है, और नई नई शादी हुई है और तुम वहाँ पर जाकर आराम से सो और सुबह वहाँ से आ जाना। अब मानवेंद्र अपनी पत्नी रचना को लेकर अपने नए मकान में, जो गांव के बाहर था, वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर वो दोनों बातचीत करते हैं। लेकिन करीब रात के 1 बजे रचना चीखती चिल्लाती हुई उस नए मकान से अपने पुराने मकान की तरफ, जहाँ पर उसके ससुर और उसके पूरे ससुराली सास ससुर रहते थे, वहाँ पर चीखती चिल्लाती हुई आती है और जोर जोर से गेट बजाती है। सूबेदार बेदार सिंह घबरा कर गेट खोलते हैं, क्योंकि वो अपनी बहू की, अपने बेटे की बहू की आवाज़ पहचान चुके थे। और वो उससे पता करते हैं कि ऐसा क्या हो गया है, तुम्हें इतनी क्यों घबरा रही हो, क्या बात हो गई है, पहले तुम थोड़ा सांस लो और उसके बाद बताओ।
आराम से। लेकिन वो हाँफते-हाँफते बताती है कि मानवेंद्र को करंट लग गया है और वो करंट से तड़फ रहा है। अब ये सुनते ही जो सूबेदार बेदार सिंह थे, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो आनन-फानन में जितने भी परिवार वाले होते हैं, उल्टे पैर पुराने मकान से अपने नए मकान की तरफ भागते हैं। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उसका तड़फना बंद हो चुका था और एक तरीके से वो बेहोशी की हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ था और एक बिजली का तार वहाँ पर नंगा था। सूबेदार सिंह उस तार को वहाँ से हटाते हैं और उसके बाद अपने बेटे को वहाँ से फ़ौरन उठाते हैं और जो भी आस-पास जो डॉक्टर होते हैं, नर्सिंग होम है छोटे-मोटे, वहाँ से उठाते हैं और सीधा अपने बेटे को लेकर वो भागते हैं। क्योंकि ऐसे वक़्त पर ज़्यादातर लोगों को एक चमत्कार की उम्मीद होती है और उनको लगता है कि कोई भगवान ऊपर वाला कोई कुदरत ऐसा चमत्कार करे और जो ये बच जाए। अब क्योंकि जो मौत की पुष्टि डॉक्टर ही कर सकता है, जो मौत की पुष्टि होती है, तो वहाँ पर पूरा परिवार मानवेंद्र को लेकर जाते हैं और डॉक्टर उनकी नब्ज़ वगैरह सारी चीज़ चेक करते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि आपने इनको यहाँ लाने में बहुत देर कर दी और इनकी मौत हो चुकी है। अब ये सुनते ही पूरे घर पर एक तरीके से पहाड़ सा टूट पड़ता है और सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि जिस घर में 15 दिन पहले जश्न का माहौल, गाना बजाना और सब एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, उसी घर में अभी 15 ही दिन हुए, नई दुल्हन है और वहाँ पर उनका जवान बेटा जिसकी मौत हो चुकी है और उसकी लाश उनके हाथ में है। खैर दुखों का पहाड़ था। उसके बाद वो लाश को वो घर पर, उसके शव को, बॉडी को घर पर लेकर आते हैं और 11 अप्रैल को उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पूरे घर में सन्नाटा, सब जो रिश्तेदार थे, जो अभी शादी में आए थे, उसके बाद फिर से सब इकट्ठे होते हैं और जो भी अंतिम संस्कार की जो क्रियाविधि होती हैं सारी होती हैं और बड़े भारी मन से लोग उनको दिलासा देते हैं, हौसला बांधते हैं सूबेदार बेदार सिंह को। और वैसे भी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दर्द वही है जो बाप के कंधे पर जवान बेटे का अर्थी या जनाजा जाए। खैर सभी रिश्तेदार धीरे धीरे वहाँ से जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। जो मानवेंद्र का सामान था, जैसे मोबाइल फ़ोन है, पर्स है, घड़ी है, चैन है और जो भी उसके शौक की चीज़ें थी, तो सूबेदार सिंह बड़े भारी मन से वो सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं और एक संदूक में वो सारी चीज़ें मानवेंद्र की रख देते हैं। लेकिन जो उसका मोबाइल फ़ोन था, वो मानवेंद्र सिंह अपने पास रख लेते हैं। अब वो बार-बार उस पर फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि जो जो भी उसके यार थे, दोस्त थे, जो भी उसके जानकार थे, अब सबको तो एकदम ये पता नहीं चला कि मानवेंद्र की मौत हो चुकी है। तो सभी उसको फ़ोन करते और अपने किसी भी काम के लिए, और फिर इधर से सूबेदार सिंह उनको बताते कि जिसको आपने फ़ोन मिलाया है वो इस दुनिया में है ही नहीं। और उसके बाद फिर वो उनका हौसला बाँधते, हमदर्दी दिखाते और वो फिर फ़ोन काट देते। 2-3 दिन में ही जो बेदार सिंह, उनको लगता है कि बार-बार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और उनको फिर अपने बेटे की याद आ जाती थी और वो फिर रोने लगते थे। उनको लगा कि इस मोबाइल को ही स्विच ऑफ करके घर पे रख दिया जाए और वो उस मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं और उसी संदूक में जिसमें उसकी बाकी की निशानी थी, उसी के अंदर वो मोबाइल को भी रख देते हैं। और फिर अपनी जो बेटे की बहू थी रचना, उसको वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम बहुत दुखी हो, घर का माहौल बहुत गमगीन है, तो क्यों ना तुम कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाओ। वहाँ पर तुम्हारे माता-पिता, भाई-बहन और तुम्हारी सहेली मिलेंगी, तो शायद तुम पर इतना जो दर्द है, इतना गम है वो बट जाएगा और तुम थोड़ा वहाँ पर आसान और एक अच्छा माहौल तुम्हें वहाँ वहाँ पर मिलेगा, तो क्यों ना तुम अपने पिता के घर चली जाओ। रचना को ये ठीक लगता है और वो वहाँ से अपना सामान पैक करती है और अपने पिता के घर चली जाती है। अब यहाँ पर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, करीब 1 साल गुजर जाता है, क्योंकि 26 मार्च 2022 को उसकी शादी हुई थी और 10 अप्रैल 2022 को मानवेंद्र की मृत्यु हो गई। अब आ जाता है 2023। अब जो बेदार सिंह का बड़ा बेटा था, वो वहाँ पर अपने पिता के साथ नहीं रहता था, किसी कारोबार के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में वो बाहर रहता था और अपने पिता बेदार सिंह के गांव में आता जाता रहता था। करीब 1 साल बाद वो फिर से आता है और अब जो बेदार सिंह का बेटा था, उसको भी एक बेटा था जो अच्छा समझदार था, और यानी कि बेदार सिंह का पोता। तो वो अपने दादा के साथ खेलता रहता है और इसी बीच उसको वही संदूक नज़र आता है जिसमें उसके चाचा मानवेंद्र की सारी निशानियाँ थी।
अब वो उसको टटोलता है। अब उसमें ऐसी कोई और चीज़ तो उसको अच्छी लगती नहीं या उसके काम की उसको दिखाई नहीं देती, लेकिन मोबाइल फ़ोन को देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं और उसको लगता है कि मैं जिसका भी फ़ोन लेता हूँ, मम्मी का है, पापा का, थोड़ी बहुत देर बाद वो छीन लेते हैं या कोई कॉल आ जाती है और इसके अंदर एक मुझे एक ऐसा फ़ोन पड़ा हुआ मिल गया है जो मुझसे कोई मांगेगा भी नहीं और मैं एकदम बेफिक्र होकर किसी भी कोने में बैठकर आराम से और मैं इसमें गेम खेलूँगा। अब वो उसको फ़ौरन चार्जर लाता है और उसको मोबाइल को चार्ज करता है। अब चार्ज करने के बाद उसके सामने एक प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर इंटरनेट नहीं था, क्योंकि करीब साल भर से मोबाइल बंद पड़ा था, तो उसका किसी ने रिचार्ज भी नहीं कराया, तो उसके अंदर डाटा नहीं था। अब उसको लगता है कि इसके अंदर कोई जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब, फेसबुक या कोई और चीज़ तो वो देख नहीं सकता। तो उसको लगता है चलो क्यों ना इसके फ़ोटो वगैरह ही देख ली जाए, तो उसकी गैलरी में जाता है, वो अपने चाचा और चाची की फ़ोटो देखता है, शादियों की फ़ोटो देखता है, दोस्तों को देखता है। उसके बाद उसको लगता है इसके अंदर शायद कुछ गाने वगैरह होंगे, चलो गाने सुन लेता हूँ। तो बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं जिनमें कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शुरू से ही आता है। आप चाहो या ना चाहो, लेकिन जितने भी आप कॉल करोगे या इनकमिंग आउटगोइंग जो भी आएँगी, वो सारी रिकॉर्ड होंगी। तो यहाँ पर जो मानवेंद्र का फ़ोन था, उसके अंदर भी जो कॉल रिकॉर्ड थी, वो सारी की सारी ऐसे की ऐसी रखी थी, क्योंकि किसी ने उसको यूज़ नहीं करा। नॉर्मली ये होता है कि जो आदमी नई रिकॉर्डिंग होती रहती है तो पुरानी डिलीट होती रहती है, और इसी तरीके से एक डाटा और एक तरीके से करीब 10,000 कॉल या किसी के मोबाइल के अंदर 5,000 कॉल हमेशा सेव रहती हैं और पुरानी डिलीट होती रहती हैं और नई रिकॉर्ड होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर मानवेंद्र की मृत्यु के बाद उस फ़ोन को किसी ने यूज़ नहीं करा, तो उस वक्त की जितनी भी रिकॉर्डिंग थी वो उसके अंदर ऐसी की ऐसी सेव थी, और डाटा और इंटरनेट ना होने की वजह से जो बेदार सिंह का पोता था वो उनको ही सुनने लगता है। और जैसे जैसे वो सुनता है तो एक कॉल में वो देखता है कि उसकी चाची रचना किसी से बात कर रही है। अब वो उसकी आवाज़ पहचान लेता है अपनी चाची की। तो जो उसके अंदर बात हो रही थी, ये सुनकर, क्योंकि बच्चा इतना इतना छोटा नहीं था जो वो चीज़ ना समझ सके, और वो बड़ा हैरान होता है, और वो रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद वो सीधा अपने पापा के पास जाता है और वो उनको दिखाता है कि देखो ये चाचा का फ़ोन है और चाची इसमें कुछ बात कर रही हैं। और उस रिकॉर्डिंग को सुनकर जो सूबेदार सिंह का बड़ा बेटा था, सूबेदार बेदार सिंह का, उसके होश उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन उस मोबाइल को लेकर अपने पिता यानी कि बेदार सिंह के पास जाता है और बताता है कि देखो इसके अंदर रचना की रिकॉर्डिंग है और ये क्या बात कर रही है। अब बेदार सिंह और पूरा परिवार उसी रिकॉर्डिंग को सुन रहा है। उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग थी वो ये थी, रचना किसी से बात कर रही थी और वो ये कह रही थी, देख मैंने जैसा तुमने कहा था 10 मिनट तक इसको करंट लगा दिया है, इससे ये पक्का मर जाएगा ना। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जो कोई जेंट्स था, कोई मर्द था, वो कहता है कि अगर 10 मिनट लगाया तो पक्का वो मर जाएगा, बचने का कोई ऐसा सवाल ही नहीं है। तो यहाँ से रचना कहती है, देख लो अगर ये बच गया तो ये मुझे मार देगा, और तुमने तो कहा था कि तुम रात को आ जाओगे और तुम इस काम में मेरा पूरा साथ दोगे, और तुम आए क्यों नहीं। और वो बताता है कि मैं कहीं फंस गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया, और उसके बाद फिर उनकी वही प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो जाती हैं। अब एक जिंदा सबूत उनके हाथ में था, सूबेदार सिंह के, और अभी तक वो जिस रचना के लिए वो सबसे ज़्यादा हमदर्दी पूरे परिवार में उसी के लिए थी। कैसे एक बेचारी 15 दिन पहले वो सुहागन थी और 15 दिन के अंदर ही वो कैसे की विधवा हो गई, और पूरा परिवार उसके साथ हमदर्दी जता रहा था, और माहौल बदलने के लिए ही उसको उसके यहाँ पिता के यहाँ भेजा गया था। अब कोई भी पिता हो या भाई हो, अगर उसको ये पता लगे कि उसके बेटे की किसी ने हत्या करी है, और वो चुप कैसे बैठेगा। बेदार सिंह फौरन वहाँ के पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं। अब क्योंकि जब कोई भी कॉल रिकॉर्ड होती है तो उसके अंदर वो कितनी देर बात हुई और किस टाइम हुई और क्या डेट थी, क्या साल था, सारी चीज़ें उसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं। और दूसरी बात, इसको कोई झुठला भी नहीं सकता है, क्योंकि उसी वक्त दूसरे नंबर पर कॉल की गई है, और जब दूसरे नंबर की भी कॉल हिस्ट्री निकाली जाएगी तो उसके अंदर वही टाइम, सेम टाइम आ जाएगा। तो कोर्ट के अंदर ये भी साबित बड़े आसानी से किया जा सकता है। और जो आवाज़ की रिकॉर्डिंग है वो भी अब तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आवाज़ का भी पता चल जाएगा कि असली है नकली है। तो दरअसल उसके बाद फिर उसको पकड़ा जाता है, उसके पिता के घर जाते हैं और वहाँ जाकर पता लगता है कि रचना वहाँ पर भी नहीं है, और जब से वो अपने पति के मरने के बाद यहाँ पर आई थी, और उसके कुछ ही दिन बाद वो किसी और के साथ चली गई। अब पुलिस पता लगाती है कि किसके साथ, ये तो पता लगता है कि गाँव में ही एक लड़का था जिसका नाम था अतेंद्र, और उसका उससे प्रेम था।
अब पुलिस इस अतेंद्र का पता लगाती है और कोई ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है, पुलिस अतेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर अतेंद्र से पता करा जाता है कि रचना कहाँ पर है, और वो बताता है, उसके आधार पर रचना को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद फिर पुलिस ये जानना चाहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो रचना बताती है कि जब मेरी शादी हुई, उससे पहले से ही मैं अतेंद्र से शादी करती थी, अतेंद्र से प्यार करती थी। और मैंने अपने परिवार वालों से ये चीज़ बात बताई, लेकिन मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी अतेंद्र से ना कर कर मानवेंद्र से कर दी। अब क्योंकि मुझे वहाँ पर रहना नहीं था और मैं अपने परिवार के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी, और मैंने फैसला किया कि ठीक है, अगर ये मेरी शादी कर भी देंगे, उसके बाद फिर वहाँ पर जाकर मुझे कुछ ऐसा करना है कि अगर ये मानवेंद्र जाएगा तो फिर मेरी ज़िंदगी में अतेंद्र आए। और यही सोचकर वो शादी कर लेती है। अब शादी करने के बाद अपने ससुराल जाती है, वहाँ सब हंसी खुशी सूबेदार बेदार सिंह के यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो रचना है, वो मानवेंद्र साहब उसका मोबाइल मांगती थी अपने परिवार से, अपने माता पिता से बात करने के लिए, और उसको लगता था कि ठीक है, वो अपना मोबाइल उसको दे देता। और उसके बाद वो कुछ देर अपने माता पिता से, अपनी बहन से बात करती है, और उसके बाद वो फिर अतेंद्र से मानवेंद्र के मोबाइल से ही बात करती थी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उनकी जो प्लानिंग चलती है, अब अतेंद्र उसको बताता है कि अब तुम मानवेंद्र को किस तरीके से ख़त्म करना है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब उनकी प्लानिंग बनती है। तो अतेंद्र उसको बताता है कि देखो, सबसे पहला तो यही चीज़ होनी चाहिए कि किसी को हत्या ही ना लगे, और जब किसी को हत्या ही नहीं लगेगी तो फिर एफआईआर नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी तो पोस्टमार्टम नहीं होगा, और पोस्टमार्टम नहीं होगा, जब हत्या का केस ही नहीं होगा तो फिर किसी भी तरीके से हम पकड़े नहीं जाएंगे। और अगर हम पकड़े नहीं जाएंगे तो उसके बाद, क्योंकि अब तुम विधवा हो चुकी हो, तो तुम्हारे परिवार वाले मेरे साथ तुम्हारी शादी कर देंगे, और इसमें फिर कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि एक ठीक ठाक इंसान को, जो एकदम ठीक है, उसको करंट कैसे लगाया जाए। तो अतेंद्र कहता है, जब वो सोता हुआ हो तुम उसको तब करंट लगा देना, लेकिन सोता हुआ आदमी भी उछल सकता है, उठ सकता है, और तार को झटक सकता है। तो उसके लिए काफ़ी रिसर्च करते हैं, और उसके बाद इनके दिमाग में ये बात आती है कि क्यों ना उसको पहले बेहोश कर दिया जाए। तो अतेंद्र कुछ उसको ऐसे केमिकल, ऐसी दवाइयाँ ला कर देता है, जैसे नींद की गोली होती हैं, जिससे कि वो बिल्कुल बेहोश पड़ा रहे। और यही होता है, जब 10 अप्रैल को उसके हाथ में वो गोलियाँ होती हैं, उसके बाद ही वो बोलती है कि चलो अपने नए वाले घर में जाकर सोएंगे। और मानवेंद्र बड़े आसानी से मान जाता है, और उसके ससुर बेदार सिंह भी मान जाते हैं। अब क्योंकि गोली उसके पास थी, और वो दोनों नए मकान में चले जाते हैं, और वो नए मकान में जाकर वो भी किसी पीने की चीज़ में वो सारी दवाइयाँ मिलाकर मानवेंद्र को पिला देती है। अब क्योंकि जो कोई नशे की है, नींद की गोली है, उसके बाद फिर कितना भी तगड़ा इंसान हो, कितना भी हट्टा कट्टा हो, लेकिन जब उसका जिस्म ही काम नहीं करेगा तो वो करेगा क्या। तो यहाँ पर मानवेंद्र बेहोश हो जाता है, और बहुत गहरी नींद में सोता होता है। अब क्योंकि वो नया मकान था, नई वायरिंग थी, और गांव देहात में ये कोई बड़ी बात नहीं होती, वहाँ पर ऐसे जो नंगे तार हैं, बहुत सारे करंट के ऐसे केस होते रहते हैं। तो वो एक तार उसके पैर पर बांधती है, और फिर जो प्लग होता है, बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसके अंदर लगाती है। अब क्योंकि वो जाग तो सकता नहीं, और दूर खड़ी होकर उसका स्विच ऑन कर देती है। अब जैसे स्विच ऑन होता है, करंट जो है मानवेंद्र के जिस्म में पहुंचता है, और मानवेंद्र वो तड़फना और फड़फड़ाना शुरू करता है। अब क्योंकि वो पहले ही बेहोश था, तो ज़्यादा देर उसको लगती नहीं, और उसकी बड़ी दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो तार को वहाँ से हटाती है, और मानवेंद्र को नीचे गिराती है बेड से, और फिर भागती हुई बेदार सिंह के पास अपनी ससुराल में पुराने मकान पहुँचती है, और वहाँ पर जाकर बताती है कि किस तरीके से उसको करंट लग गया। और वहाँ पर जाने से पहले तब ये वो फ़ोन करती है, जो रिकॉर्डिंग बेदार सिंह को मिली थी, जिसमें वो बताती है कि देखो, मैंने 10 मिनट तक उसको करंट लगा दिया है, ये पक्का मर जाएगा ना। और वो बताता है कि हाँ, अगर 10 मिनट करंट लगा दिया है तो जाहिर सी बात है वो बचेगा ही नहीं। तो ये उसकी प्लानिंग होती है। उसके बाद फिर रचना और तेंदर को गिरफ्तार किया जाता है, और दोनों को जेल भेजा जाता है। तो ये थी एक ऐसे मर्डर की कहानी कि बिल्कुल वो परफेक्ट था, और कोई ऐसा सबूत नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं। क्योंकि अगर इसका पोस्टमार्टम हो जाता तो शायद वो नींद की गोली जो विसरा रिपोर्ट में आ जाती, और वहाँ से भी शक हो जाता, और बहुत जल्दी कातिल पकड़ा जाता।
अब क्योंकि यहाँ पर बेदार सिंह उसकी बात का यकीन कर लेते हैं, उनको लगता है कि करंट ही लगाया और पैर में उसके जलने का निशान भी था, तो उनको कोई शक ही नहीं होता और वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, और यही उनके लिए प्लस पॉइंट होता है। लेकिन एक कुदरत का कानून भी है, आप दुनिया के कानून से बच सकते हो। यहाँ पर एक जो ये सामने चीज़ आती है, ये कॉल रिकॉर्डिंग की, ये कुदरत की तरफ से ही थी, कि वो बच्चा डिलीट भी कर सकता था सारी चीज़ों को, लेकिन वो उसने सुना और सुनने के बाद उसको समझा और उसके बाद अपने पिता को दिखाया, और उसके पिता ने फिर अपने पिता बेदार सिंह को दिखाया, और इस तरीके से कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा अपनी इस लापरवाही की वजह से। तो ये थी आज की कहानी और सच्ची घटना। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।